तो आज की जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, शायद से सुनने के बाद कहीं न कहीं आप सोचने में मजबूर हो जाएँगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में एक पिता जो होते हैं उनका नाम होता है रबीरा बेला। रबीरा बेला अपनी बेटी के फ़ोन पर जो है मैसेज करते हैं कि क्या हुआ बेटा, आज फ़ोन नहीं किया, सब ठीक-ठाक है ना? अब ये जो व्हाट्सएप है, ये जो व्हाट्सएप चैट है, ये लगातार वायरल हो रहा है और अब वो यही दिखा-दिखा कर लोगों के सामने रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए हर बार की तरह इस बार भी शुरू से शुरू करते हैं। तो ये कहानी इसकी शुरुआत होती है, ये कहानी की शुरुआत होती है 2022 में। इनके परिवार में 4 लोग रह गए हैं, 2 बहन हैं, 1 पिता है, 1 माँ है। इनका कोई भाई नहीं था, इसके लिए इन दोनों बहनों को बड़े ही नाचपाल से पाला था और बड़ा ही शौक था इन दोनों का विदेश घूमने का, फ़ॉरेन घूमने का, साथ ही साथ कुछ बड़ा करने का। अब इसी बड़ा करने के दौरान अब बड़ी बहन की जो शादी हो जाती है, बड़ी बहन की अच्छे से शादी होती है, फिर उसके बाद अब बारी आती है छोटी बहन की, जिसका नाम होता है हर्षिता बेला। हर्षिता बेला की जब शादी की बात आती है, उसकी शादी जो होती है नसीम एरिया ब्रोकर्स जो होते हैं उनके साथ जो है डील होती है, उनके साथ ढूँढा जाता है और एक मिल भी जाता है, एक अच्छा खासा लड़का मिलता है। उस लड़के का नाम होता है पंकज लावा। पंकज लावा के साथ अब शादी करनी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो फ़ॉरेन में रहता था, यानी कि विदेश में रहता था, लंदन में। अब जब लंदन में रहता था तो अब बात की जाती है कि आखिर लंदन में शादी तो कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए अब जो पंकज लावा होता है वो इंडिया आता है। दरअसल वो इंडिया का ही रहने वाला होता था, लेकिन अब वो वहाँ पर रहता है, लंदन में काम करता है, इसलिए वो इंडिया आता है। उसके साथ पहले एक शादी होती है, जो कि शादी 2023 में होती है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब वीज़ा अप्लाई करने के लिए जब 2023 में शादी की जाती है, तो कोर्ट में जाकर शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज। उसके बाद वीज़ा अप्लाई किया जाता है, वीज़ा भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन जाने से कुछ दिनों पहले ही 2024 में मार्च महीने में उनकी शादी की जाती है, बड़े ही धूमधाम से हिंदू रीति रिवाज के तहत, जैसे कि हमारे भारत में किया जाता है, उसी के तहत जो है अच्छे से किया जाता है। और अब अगर मैं हर्षिता बेला की कुछ फोटोज़ दिखाऊं तो आप इस साइड में देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो अपने सीने पर हाथ रखकर, और उसमें लिखा हुआ है नीचे कि मैं आज नर्वस फील कर रही हूँ, यानी कि कहीं न कहीं अब वो नर्वस फील कर रही थी। जिस तरीके से शादी होने के बाद हर कोई नर्वस फील करता है, उसी तरीके से वो भी आज नर्वस फील कर रही थी। एक तस्वीर और दिखाऊँ तो वो उसकी जो बहन है, बड़ी बहन है, वो उसको कहीं न कहीं उससे शायद नथिया जो है वो ठीक कर रही है, और उसमें नीचे लिखा हुआ है कि बड़ी बहन कब माँ बन जाती है शायद पता ही नहीं चलता। ऐसे ही बहुत तमाम तरीके की तस्वीरें हैं जो वो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उससे कुछ बड़ा करने का, कुछ अच्छा करने का शौक था। उन दोनों बहनों में बहुत प्यार था। जिसकी बड़ी बहन अगर आप देखेंगे तो रो रही है और कह रही है कि शायद वो मेरे लिए भाई थी, क्योंकि उसने बचपन से मुझे राखी बांधती थी, मुझे माँ मानती थी, मुझे बहन मानती थी, मुझे अपना दोस्त मानती थी, मुझे अपना सब कुछ मानती थी, और मैं एक दूसरे के बिना अधूरी हूँ। तो चलिए फिर आते हैं कहानी पर। उसकी शादी होती है, वो जो है अब अप्रैल महीने में जो है उसकी शादी होती है। अप्रैल महीने में अब वो दोनों जो है फ़ॉरेन जाते हैं, यानी कि लंदन जाते हैं। लंदन में जाने के बाद कुछ दिनों तक तो उनकी अच्छी खासी बनती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उन दोनों में थोड़ी-सी खटास आ जाती है। अब इस खटास के दौरान जो है उन दोनों में काफ़ी बार झगड़े भी होते हैं, और इन झगड़ों का खुलासा तब होता है जब वहाँ की पुलिस में जब कंप्लेन किया जाता है, तो पास के लोग जो होते हैं वो बताते हैं कि इस घर में जो है अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े हुआ करते हैं। लेकिन अब वो फ़ॉरेन लैंग्वेज में, यानी कि वहाँ के लोग जो है अपने इंडिया के लैंग्वेज को, पंजाब के लैंग्वेज को फ़ॉरेन लैंग्वेज मानते हैं। तो वो कहते हैं कि फ़ॉरेन लैंग्वेज में या विदेशी लैंग्वेज में जो है ये लोग बातें करते हैं। बातें तो इनकी समझ में नहीं आती है, लेकिन इतना पता है कि वो जो लड़की होती है उसकी बार-बार रोने की आवाज़ें आती हैं, और इन दोनों में झगड़ा होता रहता है आए दिन। अब इसी झगड़े को लेकर जो है वहाँ की जो पुलिस होती है वो पंकज लावा को एक कोर्ट में केस होती है, और कोर्ट केस के दौरान कोर्ट जो कहा हो वहाँ की होती है, वो कहती है कि अब जब तक लड़की की इच्छा ना हो आप इससे दूर रहोगे। इस दौरान पंकज लावा और हर्षिता बेला काफ़ी दिनों तक अलग-अलग रहते हैं, लेकिन अलग-अलग रहने के दौरान फिर कुछ दिनों बाद इन दोनों की बातचीत होने लगती है, और बातचीत होने के दौरान अब ये दोनों फिर आपस में मिल जाते हैं और आज साथ-साथ रहने लगते हैं।
कुछ दिनों तक फिर साथ रहते हैं, लेकिन 10 नवंबर को पंकज लावा घर आता है और उसकी बड़ी बहन से बात भी होती है हर्षिता की। वो कहती है कि अभी पंकज जो है आने वाला है और उसके लिए मैं कुछ पकौड़े और कुछ साग वगैरह ऐसी चीजें बना रही हूँ जो उसको बेहद पसंद है। इसको लेकर अब बात होती है थोड़ी देर और बात होने के बाद फोन कट जाता है। अक्सर पंकज लावा जब भी उसके साथ होता था तो छुप छुप के उसे बातें करना पड़ता था, क्योंकि जो पंकज लावा था उसका फोन काट दिया करता था, घर वालों से बातें नहीं करने दिया करता था। तो उस दिन भी वो उसके आने से पहले ही बात करती है और बात करने के बाद फोन काट देती है। करीब 1 घंटे बात होता है व्हाट्सएप पे भी और वीडियो कॉलिंग बात होती है। इस दौरान जब बात करने के बाद फ़ोन करता है तो फिर 10 नवंबर को उसके जो पिता होते हैं वो फिर फ़ोन करते हैं। वीडियो कॉलिंग फ़ोन किया जाता है, फ़ोन पर कोई रिप्लाई नहीं होता है। काफ़ी टाइम तक बार-बार फ़ोन लगाया जाता है। इसी तरह उस दिन इस तरह रख दिया जाता है। फिर 11 नवंबर को फिर फ़ोन किया जाता है, फिर उसके पास लगातार फ़ोन किया जाता है, फिर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। मैसेजेस किया जाता है, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता। ठीक इसी तरह 12 नवंबर, 13 नवंबर को भी इसी तरह लगातार फ़ोन मैसेज किया जा रहा था, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। फिर जो घर वाले होते हैं हर्षिता बेला के, जो माता-पिता होते हैं जिनका नाम होता है रवीर रबीर बेला, उनके जो पिता होते हैं उनका नाम रबीर बेला होता है। वो दिल्ली के द्वारिका के रहने वाले होते हैं। अब जब उनका कोई कॉल या मैसेजेस कोई रिप्लाई नहीं आता तो अब वो पंकज को फ़ोन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि पंकज इस वक्त उनके ही साथ है। पंकज को फ़ोन करते हैं, पंकज का भी कोई रिप्लाई नहीं आता, उसके पास भी वही होता है। अब वो घर वाले जो होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के दौरान अब वो सोचते हैं कि आखिर कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए, तो उसके जो करीबी होते हैं पंकज के, उनसे बात करने की कोशिश की जाती है लंदन में, लेकिन उनसे कोई बात नहीं हो पाता। फिर जो रबीरा बेला होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अपने कुछ ख़ास दोस्तों से जब वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं तो एक ख़ास दोस्त होता है उनका, जिसके पास वो लंदन में फ़ोन करते हैं और कहते हैं, रोशनी रखते हैं उसके साथ कि मेरी बेटी का कोई जवाब नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप हो सके तो उसके कॉन्टैक्ट करवा दो या कहीं पास में पुलिस स्टेशन में जाकर और एक बार पता करो कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। अब वहाँ पर एक सरदार जी, जब उनके पास कॉल किया जाता है तो उन्हें पंजाबी आती थी, हिंदी नहीं आती थी या इंग्लिश नहीं आती थी। अब वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर कोई सारे जो होते हैं वो फॉरेन लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं, जितने भी वहाँ पर पुलिस होती है वो इंग्लिश बोलने वाली होती है, लेकिन अचानक फिर एक पंजाब की पुलिस जो होती है वहाँ पर उन्हें टकरा जाती है। अब उस पंजाब की पुलिस से वो सारी वारदात बताते हैं और कहते हैं कि आखिर वो मिल नहीं रही है तो कहाँ गई है। फिर उसके घर पर जाया जाता है तो पता चलता है कि इन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन अब ये दोनों कहाँ हैं कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच 14 नवंबर को एक लाश मिलती है एक गाड़ी में, जहाँ पर हर्षिता बेला रहती थी वहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर एक लाश मिलती है। अब उस लाश को जब जाया जाता है वहाँ पर पता चलता है कि एक लावारिस गाड़ी खड़ी है। जब उस गाड़ी के पास पुलिस जाती है तो पता चलता है उसकी डिग्गी में एक लाश है और वो लाश हर्षिता बेला की होती है। अब ये बात सुनते ही पूरे परिवार वालों के कान में जो शून्य पड़ जाता है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। फिर पता लगाया जाता है कि आखिर इसकी लाश जो है कैसे बनी, ये लाश में कैसे बदल गई। जो लड़की कल तक हँसी खुशी से घूम रही थी, खेल रही थी, उसकी लाश कैसे बदल गई। अब पंकज बेला को यानी उसके पति को ढूंढने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि तमाम सीसीटीवी कैमरेज वहाँ के खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि वो वही जो है इस गाड़ी को यहाँ कर खड़ी करके गया है। फिर कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाता है कि शायद उसका कातिल यही हो सकता है, क्योंकि जब गाड़ी यहाँ पर आई, गाड़ी में लाश है तो 100% ये कंफर्म है कि एक उसकी लाश जो है उसी ने लाई होगी और उसी ने उसे मारा होगा। अब पंकज लावा को लगातार पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच जो है इतनी दूर वो उस लाश को पहुंचा देता है कि पुलिस को काफ़ी टाइम लग जाती है उस लाश तक पहुंचने में और इसी के दौरान अब वो भाग निकलता है वहां से और अब बताया जा रहा है कि वो भारत में कहीं आकर छुप गया है। अब भारत में छुप गया है। लगातार इंडिया की पुलिस जो है, दिल्ली की पुलिस जो है लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और वहां पर भी करीब 60 खुफिया जासूस को भी लगाया गया है फौरन में भी, कि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अब इन सभी कहानियों को सुनने के बाद कहीं न कहीं आप सोचने पड़ गए होंगे कि आखिर कैसे इस तरीके के लोग होते हैं जो अपनी ही पत्नी को, जिसके साथ 7 जन्मों की कसमें खाते हैं, जिसके साथ 7 फेरे लेते हैं, जिसके साथ जन्मों-जन्मों तक रहने की कसमें खाते हैं, उसके साथ कैसे ऐसी घटिया वारदात कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये कहानी अपने आप में काफ़ी सोचने का विषय है और अगर आप भी कहीं अपनी बहन या बेटी की शादी करते हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार उसे अच्छे से खंगाल लेना। और एक बात वहाँ पर फिर एक बार और सामने आती है कि जब उसके साथ शादी की गई थी तो बताया गया था कि वो जो है वहाँ पर एक अच्छी खासी जॉब करता है। लेकिन बाद में जब हर्षिता बेला वहाँ पर पहुँचती हैं तो पता चलता है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता था, जिसके दौरान जब उन दोनों के बीच झगड़ा होता है, कोर्ट में बात जाती है, तो उसकी वो नौकरी भी छूट जाती है और फिर
जो पंकज होता है, पंकज लावा, वो एक डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। जब डिलीवरी बॉय का काम करता है और हर्षिता जब कुछ उसके पास से कुछ खर्चे के साधन नहीं बचते, तो वो भी एक कंपनी में थोड़ी बहुत जॉब करती है। जॉब करने के दौरान उसे उस वक्त भी उसे प्रताड़ित किया जाता, बार बार उसे पैसा मांगा जा रहा था, बार बार उसे तकलीफ दिया जा रहा था कि तुम मुझे पैसा दो, या ऐसी सारी चीज़ें बहुत तरीके से उसे जो है टॉर्चर किया जा रहा था। और बताया जा रहा है कि उसकी जो मनोबल थी वो एकदम टूट गया था। अब उस कुछ समझ नहीं आ पा रही थी। बार बार जब उसकी बहन भी कह रही थी कि तुम घर आ जाओ, तो वो कह रही थी कि कुछ नहीं बहन, बस ठीक है, मैं इस परिवार को संभाल लूंगी, मैं इसे समझा लूंगी। यही कह कह कर उसकी सारी जिंदगी जो है, अब आधी अधूरी जिंदगी खत्म हो गई। और वो काफी खुश थी। शादी के दिन उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो सोच रही थी कि शायद अब मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी और मैं, हमारा जो सपना है, अब मैं उसे पूरा कर पाऊंगी। तो बस इतना ही था आज की कहानी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं कुछ जागरूकता की आपके अंदर कुछ लहर फैली होगी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठोस पहुंचाना या किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है। बाकी हमारी ये कोशिश कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट में जरूर से बताना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।